अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये हालिया दिनों में जो एक तब्दीली आई है, मैडम को हटाया गया है और एक वज़ीर को लगाया गया है, जबकि उसके साथ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है वो एक फ़ौजी जनरल जो है उसको मुआवन लगा दिया गया है इत्तलात व नशरियात का। तो आप क्या देख रहे हैं कि जी हुकूमत जो है ये मीडिया को किस तरफ लेके जाना चाह रही है, प्रेशराइज़ करना चाह रही है? और इसके साथ आप मुझे इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा कि पूरी दुनिया में जो मीडिया की जो हिस्ट्री है उसमें ऐसा होता है या ये हमारे मुल्क में ही ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा मुल्क कोई मुनफरद नहीं है। ये मीडिया की हिस्ट्री अगर आप देखें तो सारी दुनिया में बड़ी अपना जर्नलिस्टों ने बड़ी कोशिश की, बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी मेहनत की। आप इंडो पाकिस्तान में शुरू कर लें, जब से ब्रिटिश इंडिया, उससे पहले तो बादशाह होते थे, बादशाह तो बादशाह होते हैं। तो जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1870 में समथिंग, तो उस वक्त से अपना उन्होंने, चूँकि उनका तो अपना सिस्टम यही था कि आज़ादी तो थी, तो ब्रिटिश इंडिया ने, ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ इजाज़त दी थी कि अपना वो जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंग्लिश मैन था, मिस्टर हिक्स, जेम्स हिक्स समथिंग उसका नाम था। तो ही केम टू इंडिया, वो कोई बिज़नेस कर रहा था, वो अपना बैंकरप्ट हो गया, कंपनी के पैसे नहीं दे सका, तो कंपनी ने उसने उठा के उसको जेल भेज दिया। वो तकरीबन 5 साल जेल में रहा, 1800 मेरा ख्याल 75 से कोई 1880 तक, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं। तो वो ही गॉट वेरी बिटर अबाउट द कंपनी। तो वहाँ जेल से वो हैंड आउट भेजता था कि कंपनी यहाँ क्या कर रही है, किस तरह जुल्म कर रही है, किस तरह एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, किस तरह आवाम का पैसा लुट के लेके जा रही है। और मतलब ही वाज वेरी वोकल। खैर वो 5 साल बाद वापस आया, फिर उसने अपना एक अखबार निकाला, एक बंगाली का निकाला, एक अंग्रेज़ी का निकाला, कि कलकत्ता में मोस्टली बंगाली उस वक्त बोली जाती थी, अभी भी बोली जाती है। तो उस पर उसको फिर दोबारा जेल हो गई। लेकिन वो उसने एक जो बीज बो दिया था ना आज़ादी का, वो उसने ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अपना रूलेट एक्ट आया, काफ़ी उन्होंने, ब्रिटिश प्रेस एक्ट आया, इंडियन प्रेस एक्ट आया। फिर 1857 की जब जंग आज़ादी थी, जिसको हम जंग आज़ादी कहते हैं, अंग्रेज़ उसको मुटनी कहते थे, बगावत कहते थे। उसके बाद उन्होंने काफ़ी कवानीन बनाए और काफ़ी, फिर उन्होंने एक कानून बना दिया कि जिस भी किसी ने भी अखबार निकालना है या कोई प्रिंटिंग प्रेस लगाना है या कोई किताब छापनी है, तो पहले लाइसेंस ले। तो लाइसेंस की कंडीशंस उन्हें ऐसी रखी थी कि कोई बंदा जो स्टेट के बारे में कोई बात करेगा या कुछ लिखेगा तो उसको ट्रीजन के ज़ुमरे में लाया जाएगा। एक आध मुसलमान जर्नलिस्टों को उन्होंने एग्जीक्यूट भी किया, फांसी भी दी, और कई मुसलमान जर्नलिस्टों को उन्होंने जेल भी दी। बड़े बड़े नाम इसमें आते हैं हमारी हिस्ट्री के, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वगैरह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और ये हमारे मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ज़मींदार वाले जो पाकिस्तान से उन्होंने शुरू किया था लाहौर से। तो उन लोगों ने बड़ी सौतें उठाई। लेकिन वो लोग ऐसे थे, उनके किरदार के बारे में कभी कोई बंदा ये नहीं कह सकता था कि ये नौज़बिल्ला के बकाऊ माल हैं, या जो वो लिखते हैं या वो कहते हैं उसमें उनका यकीन नहीं है। वो जो लिखते थे, जो कुछ कहते थे, उस नज़रियात पे वो अब ज़ाती तौर पे, अमली तौर पे कारबंद भी थे। अगर वो आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, वो कहते थे ये इंसान को अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया, दूसरे इंसान उसको ग़ुलाम कैसे बना सकते हैं। तो वो वाकई वर्चुअली इन फैक्ट वो उन प्रिंसिपल्स पे अमल भी करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, जेलें भी भुगती। वो बिज़नेस के लिए सहाफ़त नहीं करते थे, उनका अपना एक मतमा नज़र था, वो ये था कि इंसानों के लिए बेहतरियाँ पैदा की जाएँ, ये दिस वाज देयर पर्पस। उसके बाद फिर जब आज़ादी की तहरीक शुरू हुई लेट 1940s में, तो फिर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त जो लीडर थे मुस्लिम लीग के और मुसलमानों के, उन्होंने भी काफ़ी सरपरस्ती की अखबार वालों की। और फिर जब अपने नए अखबार आए, डॉन आया, मॉर्निंग न्यूज़ आया, पाकिस्तान टाइम्स आया, दिल्ली से अखबार निकले, तो इस तरह एक नई हिस्ट्री बन गई। और जब पाकिस्तान बना तो ज़ाहिर है हमारे लोगों का जो एक आइडियल थे वो तो क़ायद मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो मेरा ख्याल 1947 में, मार्च 47 में अखबार वालों से वो मिले, सहाफ़ियों से उनकी मीटिंग दी, तो उन्होंने उसको बड़ा क्लियरली कहा, अभी पाकिस्तान बनने में 2-4 महीने थे, उन्होंने क्या बात ये कि यू आर फ्री, आपको बिल्कुल मुकम्मल आज़ादी, जो आप लिखना चाहें, मुस्लिम लीग के बारे में लिखना चाहें, मेरे बारे में लिखना चाहें, क्योंकि आप एक ट्रस्ट है, यू हैव ए ट्रस्ट। आप ये कौम के लिए आपके काम करेंगे, कौम को आप इन्फॉर्म करेंगे, कौम को आप एजुकेट करेंगे, हमारी गलतियाँ हमें बताएंगे, हम पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, ताकि हम डेवलपमेंट की राह पे चल सकें।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर हुआ क्या कि मैं आपको हिस्ट्री में चलते जाएं तो कैद आज़म अभी ज़िंदा थे, तो वो एक सिंध के थे खेड़ खोड़ो, M.A. खोड़ो में, मोहम्मद अयूब खोड़ो शायद उसका नाम पूरा था, खोड़ो से उनको डिसमिस किया गया चीफ मिनिस्टरशिप हाउस। तो उन्होंने हाई कोर्ट में रिट की, तो उस रिट में उन्होंने कहा कि ये इन्होंने आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की है, आज़ादी पे कदगन लगाई है, जो उसकी रिट थी। तो उसमें गवाह के तौर पे एक आदमी पेश हुआ, उसका नाम था आगा शाही, जो बाद में फॉरेन सेक्रेटरी बना, फॉरेन मिनिस्टर बना। तो आगा शाही ने बयान दिया कोर्ट में जाके कि जी मैं उस वक्त जब कैद आज़म जिंदा थे तो मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, कैबिनेट ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करता था। तो मुझे एक समरी बना के दी गई कि ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस गवर्नर जनरल साहब से साइन करवा लें। तो मैं वो लेके गया प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास। उन्होंने वो देखा, उसका ड्राफ्ट देखा ऑर्डिनेंस का। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उसने कहा लुक मिस्टर, थ्रू माई लाइफ आई हैव बिन फाइटिंग अगेंस्ट दिस ब्लैक लॉस, यू वांट मी टू साइन इट माई फुट। तो ये बयान आगा शाही ने दिया कोर्ट में कि जी कैद आज़म का जो नज़रिया था आज़ादी सहाफ़त के बारे में वो ये था, और बाकी जब तक वो ज़िंदा रहे वो अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहे, वो उन्होंने ये काम नहीं किए जो बाद में होते रहे हैं। उसके बाद खैर जो अपना कवानीन बने, वही जो ही कैद आज़म फौत हुए 1 महीने के अंदर अंदर वही जो ड्राफ्ट ऑर्डर जिस पे उन्होंने रिफ्यूज़ किया था साइन करने के लिए, वो नाफज हो गया। उसके बाद अयूब खान की गवर्नमेंट आई, उन्होंने काफ़ी उसको टाइटन किया, काफ़ी प्रेस लॉ, बल्कि अयूब खान के जो लॉज थे उसको तो ब्लैक लॉज कहा जाता था, ब्लैक प्रेस लॉज। तो उन्होंने काफ़ी कदगन्स लगाई और उन्होंने आज़ादी इस हद तक ख़त्म की कि जो बड़े बड़े अखबार थे उनको उन्होंने प्राइवेटाइज़ कर लिया। मशरक़, इमरोज़, पाकिस्तान टाइम्स, काफ़ी अखबार थे, मॉर्निंग न्यूज़, तो जिसमें बड़े बड़े एडिटर रहे। ये हमारे फैज़ अहमद फैज़ भी एडिटर रहे हैं पाकिस्तान टाइम्स में। बड़े बड़े लोग किरदार वाले उन अखबारों को चलाते थे, बड़े बड़े सहाफ़ी वहाँ से पैदा हुए। तो अयूब खान से चूँकि बर्दाश्त नहीं होता, उन्होंने कहा कि ये सारे अखबार ही प्राइवेटाइज कर लो। PPL उसको कहते थे, प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड ग्रुप बना दिया, तो उस पर नेशनल प्रेस ट्रस्ट बना दिया। तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट के अख्तियार में आ जाता तो फिर जो आज़ाद सहाफ़ी होते हैं उनको तकलीफ़ें भी बहुत होती हैं। वो दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि चलते रहे वो कवानीन 1970 तक, जब तक यहया खान आया, फिर बाद में भुट्टो साहब आए, फिर उसके बाद भुट्टो साहब कुछ अर्सा रहे। भुट्टो साहब वैसे तो आज़ादी सहाफ़त के बड़े अलमदार थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारा बुनियादी तौर पे हमारा मसला है ना सब कॉन्टिनेंट के लोगों का, वो माइंड सेट है। हम कानून की बात करते हैं, इल्म की बात करते हैं, फ़लसफ़े की बात करते हैं, लेकिन जब अपनी प्रैक्टिस पे आते हैं तो उसमें वो सारी बातें भूल जाते हैं। फिर हम वही फ्यूडल किस्म की ज़हनीत हमारी कि हाँ फ़लाँ ने ये मेरे ख़िलाफ़ क्यों लिख दिया तो उसको सीधा कर दो वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फिर मार्शल लग गया भुट्टो साहब के बाद, ज़िया साहब आ गए। ज़ाहिर डिक्टेटर तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी तो तरबियत नहीं होती। उसने तो वो तो कोई वोट लेके थोड़ा आया होता, उसको किसी की क्या परवाह होती है, उसका जो जी चाहे करे। तो उसने तो काफ़ी फिर अपना तो हद, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि जर्नलिस्टों को कोड़े मारे गए, पब्लिकली कोड़े मारे गए। वो मेरा ख्याल है अपना जिस बड़े बड़े मुजरमों को, कत्ल के मुजरमों को भी कोड़े नहीं मारे जाते, जो सहाफ़ियों के साथ किया गया। वो था कि सेंस ऑफ टेरर फैले, सहाफ़ी डर जाएँ, लेकिन उसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी, बड़ी मारे खाई। तो ये एक आज़ादी सहाफ़त का इशू हमेशा से ये रहा है। कोई भी हुकूमत सहाफ़त में आके, जब हुकूमत में आते हैं तो कुछ नहीं होते, जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं हम सहाफ़ियों के साथ हैं। तो आप ये देख लें, PBB दौर देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब का दौर देख लें, जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं वो अपोजिशन में बहुत अच्छे होते हैं, जब हुकूमत में आते तो वही अखबार वाले उनको बुरे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अखबार वाले का तो काम है। अगर अखबार वाला आपके बारे में अच्छी या बुरी खबर नहीं देगा तो उसकी सर्वाइवल कोई नहीं, उसकी तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। अगर अखबार वाले ने हुकूमत में तनकीद नहीं करनी तो किसने करनी है? पार्लियामेंट में तो करेंगे भी तनकीद, उस तनकीद का फ़ायदा कोई नहीं जब तक लोगों को पता नहीं चलता। लोग सारा दिन बैठ के पार्लियामेंट का सेशन तो नहीं सुनते, वो तो अखबारों में, मीडिया में जो आएगा वही लोगों को पता चलेगा ना पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। जो मीडिया लिखेगा, मीडिया जो लिखेगा अपनी मर्ज़ी से लिखेगा, जो उनको सच नज़र आएगा उसके मुताबिक लिखेगा। ज़ाहिर उसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हुकूमतों को पसंद नहीं आती, तो हुकूमत भी उस पर, हुकूमत के सिस्टम ऐसा बन चुका है सिंध से, मैंने आपको बताया ब्रिटिश दौर से लेके आज तक, वो सिस्टम को जिसको ब्रेक करना चाहिए था ना,
जो आज़ादी सहाफ़त पे जो कदम लगाने वाले सिस्टम की जो नट्स हैं, नट एंड बोल्ट्स हैं, वो अभी तक मौजूद हैं। उसमें सबसे बड़ा जो लीवर है किसी भी हुकूमत के पास, वो होता है कि डेवलपमेंट कंट्री पाकिस्तान, प्राइवेट सेक्टर तो इतना है नहीं, सारे का सारा इश्तहार जो है वो गवर्नमेंट के पास होता है। अब कोई भी अखबार, कोई भी चैनल कितना ही बड़ा हो, आखिर इश्तहार तो उसकी लाइफ लाइन है। उसके बगैर ना वो तनख्वाहें दे सकता है अपने मुलाजमों को, ना वो डे टू डे वर्किंग अपनी कर सकता है, ना वो ट्रांसमिशन चार्जेस दे सकता है, ना अखबार वाला अपने कागज़ के पैसे पूरे कर सकता है। न्यूज़ प्रिंट महंगे से महंगा होता जाता है, तनख्वाहें बढ़ती जाती हैं। इस पे एक और सबसे बड़ा एक और इशू है जो आज़ादी सहाफ़त में आता है, वो है वेज बोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन। ये बड़ी अजीब सी बात है कि 70s में भुट्टो साहब ने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए वेज बोर्ड मुकर्रर कर दिया। बज़ाहिर तो ये बहुत अच्छी बात है और इसमें जर्नलिस्टों को, वर्किंग सहाफ़ियों को फ़ायदा भी बड़ा हुआ। बाद में उसकी एक्सटेंशन होती है कि जो अपना अदर दैन सहाफ़ी जो अपना अखबारों के और अपना मीडिया के लोग हैं उनको भी फ़ायदा हुआ, लेकिन उनको वो जो मालकान है उन्होंने कभी भी इसको दिल से कबूल नहीं किया। कानून तो वो होता है जो अपना बेनिफिट ख़ास तौर पे वो हो जिसको मालकान खुशी से दे सकें और जो वाकई मुलाजमों के फ़ायदे के लिए काम आ सके। गवर्नमेंट ने अपने अदारों में तो वेज बोर्ड नाफज कर दिया। उस वक्त ABP था, रेडियो पाकिस्तान था, PTV बाद में आया, लेकिन बाद में फिर PTV भी शायद उन्होंने नाफज नहीं किया। लेकिन बुनियादी तौर पे एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो रहेगी गवर्नमेंट की अपनी जैसी, उसमें वो नाफज हो गया। अब उसमें यह है कि मालकान ये कहते हैं कि जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है। पाकिस्तान के आइन में लिखा कि आप किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं कर सकते, सारे शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं, सारे कारोबार, हर बंदा मुकम्मल उसका हक है कि अपनी मर्ज़ी से जो कारोबार करे वो कर सकता है। तो कहते हैं गवर्नमेंट ने अपने तो किसी इंडस्ट्री पे वेज बोर्ड लागू नहीं किया कि ये इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, इवन अपने सरकारी मुलाजमों पर भी लागू नहीं कभी किया। तो हम पे ये अपना कानून को लागू कर दिया कि हम इतनी तनख्वाह देंगे, ये इतना कम। सिर्फ लेबर लॉज में मिनिमम वेज है कि जी मिनिमम वेज आप मसला आजकल 17,500 रुपये इस्लामाबाद में है कि मिनिमम वेज 17,500 रुपये मजदूर की होगी। लेकिन गवर्नमेंट अपने सेक्टर में तो तनख्वाहों का कोई फिक्स निज़ाम बनाती ही नहीं है। तो अखबार वालों पे ज़बरदस्ती ठोंस देती कि आप वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करें। विद रिजल्ट के कुछ अखबार करते हैं, कुछ नहीं करते, बल्कि 2 या 3 करते हैं, बाकी करते ही नहीं हैं। तो एक वेज बोर्ड 2, 3, 4, 5, 6 मेरे ख्याल 7वां 8वां चल रहा है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बनाया हुआ है। यानी स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं, असल बात की तरफ कोई नहीं आ रहा कि ये मसला मिल मिला के आपस में सॉल्व कर लें। इसमें जो मजदूरों की यूनियंस हैं उनका भी बड़ा रोल है, वो भी उन्होंने बड़ी कोशिश की है। हाई कोर्टों में बेचारे धक्के खाते रहे, सुप्रीम कोर्ट में चला गया केस, लेकिन उनको अल्टीमेटली मिला कुछ नहीं। तो वो कानून, उस कानून का क्या फ़ायदा जो इम्प्लीमेंट हो सके। फिर कभी वो अखबार वाले कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए इम्प्लीमेंट कराए, इम्प्लीमेंट के लिए वो कहते हैं इश्तहार के साथ इसका मुंसलिक करें। जब इश्तहार के साथ मुंसलिक करते हैं तो वो मीडिया जो के मालकान हैं वो कहते हैं आप हमें इश्तहार के साथ क्यों मुंसलिक करें, हमारा अपना बिजनेस है, आप गवर्नमेंट का इश्तहार नहीं देना ना दें, लेकिन आप हमारे बिजनेस के साथ इसको अटैच ना करें। ये तो उनके, अगर किसी अखबार वाले को, किसी मजदूर को, किसी वर्कर को वारा नहीं खाता तो छोड़ दे, कहीं और नौकरी कर ले। तो इस किस्म के मसाइल है। बुनियादी तौर पर सारे आज़ादी सहाफ़त की एक ऑफ शूट है। बुनियादी तौर पर जो बात यह है कि माइंड सेट की बात है। मैं कहता हूँ सबसे अच्छी अगर कोई बंदा जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक माइंड, वो था मोहम्मद खान जिनेजो। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर इन 85 जो असम्बली बनी थी, और ही वॉज फर्स्ट वन जिसने सारे ब्लैक लॉज अयूब खान के एक ही तकरीर में सारे ख़त्म कर दिए। उसने को नो ऑल दीज ब्लैक लॉज स्टैंड विड्रॉन, और फिर नए कानून बने, काफ़ी बने। अब तो खैर फिर ठहर के बात कर लेते हैं। ठीक, ये बात ये है कि गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन करने को इतना आसान काम नहीं है कि आप एक वज़ीर को हटा देंगे, एक सेक्रेटरी को हटा देंगे, PI को हटा देंगे तो आपकी प्रोजेक्शन ठीक हो जाएगी। ये बाकायदा एक सिस्टमेटिक वर्किंग होती है। इसमें सारे इदारे मिलके बैठ के मशवरा करते हैं। एक इंस्टीट्यूशन बनाया था, बहुत पुराने ज़माने में चलता रहा, जिसको हम कहते हैं मीडिया चीफ्स, कि हर महकमे के तमाम लोग बैठ के जो भी कोई इशू होता था उसमें बैठ के मशवरा करते थे, स्ट्रेटजी बनाते थे, फिर लोगों से मिलते थे और अखबार वालों से अलग अलग मिलते थे, मीडिया चैनल वालों से अलग अलग मिलते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके इश्यूज सुनते थे, उनसे सजेशंस लेते थे। और हमेशा जिसको कहते थे कि अपना एक डायलॉग वाला सिस्टम चलता रहता था, तो उसमें एक बेहतरी की उम्मीद आती थी। अब यह है कि बात तो यह है कि जिसका कहते हैं जिसका काम उसी को साझे ना। मीडिया मैनेजर्स आपने जो अपना लगा दिए हैं वो आपने टेलीकॉम के लोग लगा दिए हैं। उनको ठीक है बिज़नेस तो बहुत अच्छा करना आता, लेकिन गवर्नमेंट की प्रोजेक्शन बिजनेस नहीं होती,
बीबीसी को गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर ग्रांट देती है तो इसलिए नहीं देती कि वो बिज़नेस करे, वो बिज़नेस नहीं करते। कोई भी दुनिया की जो अपना अदारे हैं उनको ग्रांट इसलिए दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि मीडिया के अदारे हैं वो बिज़नेस प्रॉफिट मेकिंग अदारे नहीं हैं, वो बिज़नेस नहीं करते, तो वो कौमें बनाते हैं। तो मीडिया के अदारे कौमें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। अगर आप उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो भी काम ऐसा ही करेंगे ना जैसा गवर्नमेंट उनके साथ सलूक करेगी। अगर आप प्राइवेट मीडिया को सपोर्ट करते, उनके साथ बैठ के पॉलिसीज बनाने से पहले, बनाने के बाद कम अज़ कम उनको इन डेप्थ ब्रीफिंग देते, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लैरिफाई हो सकती थी, जिन पे कोई इश्यूज़ ना बनते। लेकिन अगर अब कोई भी हुकूमत हो, ज़िद के साथ तो काम नहीं चल सकता ना। मीडिया तो एक सेंसिटिव अदारा है, उसके पास तो एक लीवरेज है, उन्होंने अपनी बात कहनी है, वो किसी ना किसी तरह कह देंगे। हमारे एक दोस्त कहते थे अखबार वाले के पास खबर पहुंच जाए तो ये ना समझे कि वो उसने वादा कर लिया कि मैं नहीं छापूंगा, वो खुद नहीं छापेगा, किसी और को दे देगा, किसी और फ्रेंड को कहेगा मैं नहीं दे सकता, फलां को दे दो, वो खबर कहीं ना कहीं से आकर निकल आएगी। तो वो कहते थे कि ऑफ द रिकॉर्ड पे आपने बात करी तो ये समझ सोच के बोलें कि जो बात आप कहेंगे वो बाद में किसी ना किसी सूरत में मीडिया में आ जाएगी। यही मीडिया का हुस्न है और यही उनकी तरबियत है और ये उनका प्रोफेशन है। तो अब बात आ गई कि आप कहते हैं कि जी वो अपना उन्होंने एक फॉर्मर DGI/SPR जनरल साहब को लगा दिया है मीडिया मुआवने खसूसी इत्तलाआत और नशरियात। तो ये कोई नई बात नहीं। अपने यहाँ ज़ियाला के दौर में जनरल मुजीबर रहमान सर्विंग जनरल था, वो बहुत लंबा अरसा वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा, चेयरमैन PTV रहा, बड़ा लंबा अरसा उसने बड़ी लंबी इनिंग खेली उन्होंने। तो लेकिन वो मार्शल दौर था, ये है। तो अभी अपना रिटायर्ड जनरल्स जो हैं वो अपना जैसे जनरल बाजवा इधर आ गए हैं, मीडिया में आ गए, तो बहुत से रिटायर्ड जनरल मुख्तलिफ पार्टियों में MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, सियासत भी कर रहे हैं। तो अगर रिटायर्ड जनरल सियासत भी कर सकते हैं तो फिर मीडिया में भी आ सकते हैं, उसमें ऐसे इतराज़ वाली बात तो नहीं। अलबत्ता यह है कि जनरल आसिम बाजवा की रेपूटेशन बहुत अच्छी है, मीडिया वाले उसको पसंद करते हैं, और हुकूमत ने शायद सोचा होगा कि चूँकि उसकी मीडिया के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात रहे हैं और वो मीडिया को अंदर से जानता है, तो मे बी ही इज़ मोर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग ब्रिजेस बिटवीन द मीडिया एंड द गवर्नमेंट। तो मेरा तो ख्याल है कि इतना बुरा फैसला नहीं है, इट्स ए गुड डिसीजन। और इस किस्म में न्यू इंडस्ट्रीज होनी चाहिए जिसमें कि गवर्नमेंट को न्यू लीज ऑफ लाइफ मिले, उनकी प्रोजेक्शन बेहतर हो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉपरली लोगों के पास जाए। अभी अपना इन्होंने जो अपना एहसास प्रोग्राम है, इतने लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन उन लोगों के कोई अपना प्रॉपरली उनकी जो उनके जज्बात हैं, जो गुडविल प्राइम मिनिस्टर ने अर्न की है, वो डिसेमिनेट नहीं हुई, टॉप ऊपर तक आई नहीं, आवाम को पता नहीं चला कि उन लोगों के जज्बात क्या हैं। वो इतने खुश हैं, इतने एहसानमंद हैं और इस बुरे वक्त में इतने अपना उनकी मदद हुई है, लेकिन उनके जज्बात अपना ऑफिशियल मीडिया तो बिल्कुल नाकाम रहा है। ना कोई मैंने ऐसे कोई इन डेप्थ इंटरव्यू सुने हैं, ना मैंने ऐसी कोई अपना सस्टेन्ड कंपेन देखी है कि जो अपना जिसका लोगों के ख्याल जज्बात, शायद वो भी ये कहते हैं क्योंकि जो वो काम सिर्फ वो करते प्राइम मिनिस्टर कह दे तो कर लेंगे, वरना नहीं करना। कुछ काम ऐसे होते हैं मीडिया मैनेजर्स के, गवर्नमेंट के जो मीडिया मैनेजर्स हैं, जो उनको एज ए रूटीन खुद करने पड़ते हैं। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की या अपना हुकूमत की मर्जी या उनके हुक्म की ज़रूरत नहीं होती, वो एक रूटीन के काम है जो उन्होंने खुद करने होते हैं, जो हर इवेंट के मुताबिक उन्होंने उसकी प्लानिंग करनी होती है, उसका पब्लिसिटी प्लान बनाना होता है और अपने अफसरों को अपना समझाना होता है उनके, ये आपने ये करना, आपने ये करना, ताकि उसका एक माहौल बने, उसकी गुडविल जो अपना गवर्नमेंट ने बनाई है, क्रिएट की है, उसका इम्पैक्ट लोगों को पता चले कि जी ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, लोग बड़े खुश हैं। जैसे मैं देख रहा था एक सर्वे आया कि जी पॉपुलैरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, बड़ी अच्छी बात है। जो अवामी फलाह के आप काम करेंगे तो लोगों से तो जब जिस लोगों को फ़ायदा होगा तो वो तो खुश होंगे। तो यही अपना जमहूरियत का हुस्न है कि आप छोटे लोगों के लिए काम करेंगे तो आपको उसका डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। बल्कि आजकल तो मजाक बना हुआ है कोरोना पे भी लोग कहते हैं कि खान साहब मेहरबानी करें, ये ईद तक जो है वो अपना जूते और कपड़ों की दुकानें बंद रखें, वोट फिर अगले भी आपके हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि पॉलिसी जो बनाई जाती हैं वो अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को जहन में रख के बनानी चाहिए। कि ये नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, आप कुछ और ही बात कर रहे हैं कि अमेरिका में ये हो रहा है, बरतानिया में ये हो रहा है। भाई उनके मीडिया लाज और हैं, उनकी कोर्ट्स का सिस्टम और है। वहाँ तो डेफामेशन ऑर्डिनेंस इतना सख्त है, डेफिनेशन लाज कि ज़रा सी बात पे वो लाखों करोड़ों रुपए जुर्माना हो जाता है। एक इतने पुराना
100-150 साल पुराना चलता हुआ अखबार बंद हो गया वहाँ तो बरतानिया में, इस पे डेफेमेशन की बेसिस पे। तो हमारे तो लॉज तो हमारे पास बहुत है, डेफेमेशन लॉ हमारा बड़ा सख्त है। और भी हमारे अपना लॉज जो प्रेस के लॉज है, लॉज तो मैं कहा 2 दर्जन लॉज होंगे जो मीडिया को डील करते हैं। अगर वो कोई नहीं तो कम से कम ये बात सिक्योरिटी एक्ट ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस एक्ट ऑफ पाकिस्तान, लॉ एंड ऑर्डर, पता नहीं और कुछ तो ये दफ़ा 44 तो है ही है DPR, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स, उसके तहत जिसको मर्जी बंद कर दें। तो कवानीन तो बहुत सारे हैं, कवानीन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कवानीन का फ़ायदा कोई नहीं है। जो कवानीन मौजूद है उनको छोटा करके उनको प्रैक्टिकल बनाया जाए, ताकि अपना वो मीडिया वाले भी और गवर्नमेंट के जो अपना मैनेजर्स हैं, मीडिया मैनेजर्स, उन पर अमल कर सकें और एक बेहतर सूरत हाल मुल्क के लिए पैदा कर सकें। अब मीडिया को अगर आप समझते हैं कि हमने खुला छोड़ दिया, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप चाहें कि उनको हम पाबंदियाँ लगा लें, उनको काबू कर लें, वो भी ठीक नहीं है। देखिए, अब मीडिया उस स्टेज पे नहीं है कि आप उनको पाबंदियाँ लगा के उनकी अपना आवाज़ को दबा सकते हैं। वो वक्त गुजर गया, वो बहुत पुरानी बात होगी। अब दुनिया में कहीं भी नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं, इवन बड़े बड़े जो कम्युनिस्ट कंट्री होते थे वहाँ भी अब मीडिया आज़ाद है, ऐसी बात नहीं है। आप उसको टेलर तो कर सकते टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप उसको टेम नहीं कर सकते। आप उससे वो उसकी आवाज़ नहीं छीन सकते। जो मैं समझता वो बुनियादी तौर पे वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होती है कि अगर आपको वो अपना आपकी खामियां बताते हैं, आपको तजवीज़ें देते हैं, आपके अवाम की जज्बात की तर्जमानी करते हैं। अगर वो दिखाते हैं कि फ़लाँ जगह ये फ़लाँ इवेंट हुआ है, उसकी उस इवेंट की बेसिस पे या उस खराबी की बेसिस पे वीडियो चली है, तो प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने या किसी और मिनिस्टर ने एक्शन ले लिया है, तो ये तो खिदमत उस मीडिया ने की ना, कि एक दूर दराज इलाके में किसी के साथ ज़्यादती हो रही थी, आपने उसका केस हाईलाइट किया, उसको इंसाफ मिल गया। तो ये तो एक पॉजिटिव, इसको तो पॉजिटिव एंगल से लेना चाहिए, ना कि ये अगले दिन DCO जाके कहेगा SP को कि भाई ये फ़लाँ रिपोर्टर को पकड़ो, इसने हमारी बेइज्जती करा दी, फ़लाँ इसने रिपोर्ट कर दी, फ़लाँ क्राइम रिपोर्ट कर दिया। तो सेंस ऑफ जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली शेयर होनी चाहिए, मीडिया में भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनमें भी शेयर होनी चाहिए, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अपना हमारे लीडर्स हैं, हम जिनको कहते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्ट होकर आता है वो लीडर होता है। वो 2.5-3 लाख लोगों को खुश करके या उनके कम से कम उनकी गुडविल अर्न करके वो जीत के आता है, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे लिए वो बहुत बड़ा लीडर होता है। तो अगर उसकी आप एजुकेशन में थोड़ा सा, उसकी ब्रीफिंग में थोड़ा सा जोर दें, उसको अपनी पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व करें, उनको प्रॉपर्ली ब्रीफ करें, तो वो अपने हलकों में जाके बहुत बेहतर पोजीशन में लोगों को बता सके कि भाई नहीं, बरखुरदार ऐसे नहीं है, ये फ़लाँ काम है, ये बातें हैं, ताकि वो लोगों को खुद ब्रीफ करें। जब आपका MNA MP ब्रीफ करेगा लोगों को, अपने हलके के लोगों को, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा ऐसा मीडिया में भी आएगा। फिर मीडिया वाले खुद अपना आपकी जिसको कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर जो होती है, तो डेवोल्यूशन हो जाएगी आपके जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बढ़ जाएंगे, आपकी कवरेज बेहतर हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट की जो गुडविल है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो मीडिया को साथ में ला के चलेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा है। मीडिया को अगर नाराज़ करके चलेंगे तो काम तो चलता रहेगा, फिर भी काम तो सबका चल जाता है ना। आज तक मीडिया ने अपनी इतने लोगों ने कोड़े तक मारे हैं, पता नहीं क्या क्या किया मीडिया के साथ, लेकिन है कि मीडिया ने बर्दाश्त किया है। और अभी तो खैर बहुत बेहतर हालात हैं, ऐसी हालात होनी कम से कम मैं नहीं समझा कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो तो खुद मीडिया का बड़ा रोल है उनकी अपना कामयाबी में, जब उन्होंने धरने वगैरह दिए थे और उनकी यूथ उनके साथ है। सारी यूथ जो है वो मीडिया की आज़ादी पे तो बहुत ज़्यादा वो अपना फरेफ्ता है। वो कहते हैं मीडिया आज़ाद ना होगा तो हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो चेंजेस आती हैं, बाकी मैं इसको नहीं समझता ये कोई इतनी कोई फैक्चुअल बात है। ये गवर्नमेंट में होता रहता है, आप वज़ीर रखते हैं, मशीर रखते हैं, मुआवन खसूसी रखते हैं, एक लिमिट होती है, आप रखते हैं, आपको कारकर्दगी पसंद नहीं, आप उसको चेंज कर देते। ये प्रेरोगेटिव है लीडर ऑफ द हाउस का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि किसको लगाता है किसको हटाता है। इस पर ज़्यादा मेरा ख्याल कोई इतने जिसको कहते हैं कमेंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। असल बात यह है कि इश्यूज़ जो है मीडिया के गवर्नमेंट के साथ और गवर्नमेंट के जो मीडिया के साथ, उन इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक अपना जिसको कहते हैं कि टास्क फोर्स बनाएं, उसमें वो लोग लगाएं जो वाकई मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया या कम से कम मीडिया को जानने वाले, जिनका मीडिया से इंटरेक्शन है, जिन्होंने ज़िंदगी गुजार दी मीडिया के साथ, उनकी बात सुने, उनको बुलाएं, उनसे मशवरा लें, ना कि अब टेक्नोक्रेट्स वो लोग जिनका कोई तल्लुक नहीं मीडिया से, वो जिसको कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। एक बंदा जिसने ज़ीरो से मीडिया का अखबार पहले खोला, फिर उसके बाद चैनल लगाया, उसकी उम्र गुजर गई सारी, तो उसको मीडिया के हर इशू से पता है।
और उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, APNS है, CPNE है, PBA है, उनके नुमाइंदे जो हैं उनको बुला लें। जो उनके मेंबर नहीं हैं, नॉन CPS नॉन APNS लोग हैं, उनको भी बुला लें। उनके भी लीडर्स हैं, जमातें बनी हुई हैं, तंजीमें बनी हुई हैं, अहदेदार हैं उनके, उनको बुलाएं, उनकी भी बात सुने, ताकि एक बैलेंस हो छोटे अखबारों का, बड़े अखबारों का, छोटे चैनल्स का, बड़े चैनल्स का। केबल ऑपरेटर्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, उनके उसकी भी उनके अपनी शिकायत हैं, उनकी वजह से बहुत मसाइल पैदा होते हैं, उनकी भी बात सुनी जाए। अब तो ये वैसे ही कोरोना आया, तो कोरोना के बाद तो सारी सच्ची बात है, सारी इकॉनमी जो है शैटर हो चुकी है। मीडिया वाले भी अपना, मीडिया मालकान को भी कोई पैकेज वो बार बार मांग रहे हैं कि हमें भी कोई पैकेज दिया जाए। अभी तक तो मेरा ख्याल कोई ऐसा पैकेज आया नहीं है कि उसके बारे में कोई पैकेज अनाउंस हो, तो उनको भी पैकेज देना चाहिए। तो स्टेट बैंक को चाहिए कि अपना एक कोई पॉलिसी, उनके लिए भी कोई पॉलिसी मिले, मीडिया को भी कोई पैकेज, फैसिलिटेशन रिलीफ पैकेज मीडिया को भी मिलना चाहिए ना, ताकि वो भी अपने 3 महीने अपने मुलाजमों को तनख्वाहें दे सकें, अपने खर्चे पूरे कर सकें और बिजली और सुई गैस के बिल दे सकें। क्योंकि अपना हर चीज़ ने अफेक्ट किया, कोरोना ने तो मीडिया को भी अफेक्ट किया, तो उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी अपना पेट हैं, उनका भी ख्याल करें। तो दूसरा इशू रह गया लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का। लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए यह है कि जब भी सियासी हुकूमत आती है, उनको एक ही शिकायत होती है, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स हमारी बात नहीं सुनते। वो बुनियादी बात भूल जाते हैं कि ब्यूरोक्रेट जो है बुनियादी तौर पर अकेले के सेक्रेटरी जो भी है, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, ही इज़ दी टॉप ब्यूरोक्रेट। उसने पॉलिसी चलानी है, जो उसको पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने, कैबिनेट ने बना के देनी है, मिनिस्टर ने बना के देनी है। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन में डे टू डे इंटरफीरेंस जो है, वो फिर अपना जब कंसर्न मिनिस्टर्स करते हैं कि ये मेरी बात नहीं सुनता, वो कहते हैं ये रूल्स में गुंजाइश नहीं है। तो या तो फिर आप इसको ऑल टुगेदर सिस्टम चेंज कर दें, आप रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली ले आएँ कि आप अपना सेक्रेटरी को निकाल दें उसमें से, हेड ऑफ मिनिस्ट्री या हेड ऑफ डिवीजन आप उसको ना करें, उसमें मिनिस्टर को कर दें, फिर मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब तो एक सेक्रेटरी रिटायर भी हो जाता है तो 6-6 साल नए वाले जा नहीं छोड़ते, FI वाले जा नहीं छोड़ते। तो जब आप पावर देंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्रेटरी की हो और पावर मिनिस्ट्री की चले। मिनिस्टर के ये बंदी भर्ती कर लो, ये कर दो, वो कर दो। सेक्रेटरी ने तो देखना है कि भाई कल को मेरे ऊपर क्या आएगी बात, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जवाब कौन देगा, FIA कौन जवाब देगा, नैब को कौन जवाब देगा। तो वो फिर चीज़ों को कोशिश करता है कि कोई ऐसा काम ना हो जिसमें आगे बाद में उसके लिए रेपरकशन हो, वो नहीं करता। तो अगर अपना सियासी नुमाइंदे समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेट्स उनके कहा नहीं मानते या उनका काम नहीं चलने देते, तो सिंपल सी बात है, रूल्स ऑफ बिजनेस में चेंज कर दें, उसमें अमेंडमेंट ले आए। रूल्स ऑफ बिजनेस तो प्राइम मिनिस्टर खुद चेंज करें, उसमें तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की भी जरूरत नहीं है, आपको लेजिस्लेशन करने की भी जरूरत नहीं है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है उसमें अमेंडमेंट कर दें कि जी अपना इंस्टेड ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इंचार्ज शैल बी द हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। तो वो जिम्मेदार होगा, सब कुछ कर लेगा। नहीं करेगा तो फिर किसी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकेगा कि फलां ने मेरा काम नहीं किया या फलां जो अफसर मेरी बात नहीं सुनता। तो चीज़ों को ठीक करना है तो करने के तरीके तो हैं, अगर कोई करना चाहे, लेकिन इसके लिए वेल होनी चाहिए और अपना होमवर्क होना चाहिए काम करके। इसी तरह मीडिया के बहुत से कवानीन हैं जो बिल्कुल फजूल हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। अब वेज बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल क्या करेगा? वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट 2 या 3 अखबार करते, बाकी 250, 300, 700 अखबार करते ही नहीं है। तो ट्रिब्यूनल आपने बना दिया, वो एक कार्रवाई वाली बात है ना, क्योंकि बंदा गौर से देखता नहीं कि इसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या। आपने प्रेस कमिश्नर बना दिया, प्रेस कमिश्नर ऑफिस बना दिया कि ये इतला तक रसाई, एकेडमिकली बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने साथ ही उसमें इतने इफ एंड बट्स लगा दिए कि अगर कोई बंदा किसी सरकारी महकमे से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो उसमें इतने इफ एंड बट्स हैं कि वो अपना 6 महीने गुजर जाएंगे, वो जवाब ही नहीं आएगा। अगर वो प्रेस कमीशन बुलाएगा, कोई जवाब नहीं आएगा। तो इन चीज़ों का मैं समझता हूँ कि एकेडमिकली तो फ़ायदा है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। चीज़ें उस वक्त ठीक होती जब आपके माइंड में वो चीज़ ज़हनी तौर पे उसको करने के लिए तैयार हों। जब तक गवर्नमेंट या अपना पॉलिसी मेकर्स उस काम को करने के लिए तैयार नहीं, तो कागज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है कि जितनी मर्जी डॉक्यूमेंटेशन करते रहें, वो डॉक्यूमेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बात वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, वो आप कहते हैं कि ये अपना फलां का बोर्ड ऑफ डाटा चेंज कर दे, फलां का बोर्ड ऑफ डाटा चेंज कर दे, कुछ नहीं होगा उससे। जहन जब तक चेंज नहीं होंगे, बुनियादी तौर पर जहन चेंज करने वाली बात है। मीडिया के साथ मिल बैठ के बात करने से मसाइल हल हो सकते हैं और बेहतरी आ सकती है, गवर्नमेंट का इमेज भी बेहतर हो सकता है, मुल्क की तरक्की के लिए भी बेहतर हो। जी मैं बात करता हूँ मोहम्मद खान जिनेजो साहब की, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 85 में, 2-3 साल रहे हैं, 87 तक उनको निकाल दिया गया था, यूब खान ने उनको डिसमिस कर दिया। तो बड़े मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में वाहिद वो
एक शख्स था जो वाकई कायदा के आइडियल्स को यूलोजाइज करता था और जो वो अपना कहता था वही करता था। मुझे याद है अच्छी तरह कि वो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस गए हुए थे कि जी उन्होंने बाहर से यूरोपी के दौरे से वापस आना है, एयरपोर्ट पर बैठे थे, भैया अभी लॉन्च में एक प्रेम साहब वापस आ रहे हैं। पता चला जी कुछ लोगों को आर्मी हाउस में बुलाया गया, जनरल परेज थे उस वक्त जो कर्नल ज़िया कि इन्होंने उनको बुलाया। अभी उनका जहाज़ उतरा नहीं था, पता चल गया कि जो जनरल परवेज अपना ज़िया ने जनरल साहब की हुकूमत डिसमिस कर दी। उसमें बड़ी खबरें आती थी, बहुत से इश्यूज थे कि क्यों ऐसे हुआ, अब्रप्टली क्यों हुआ। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगा जो मीडिया से रिलेटेड है कि होता ये था कि अपना ज़िया साहब जब जाते थे तो वो एक पूरा जहाज़ भर के मीडिया का बाहर लेके जाते थे। तो जनेजा साहब अपना चूँकि डिफरेंट किस्म के आदमी तो कहते थे बाबा सरकारी जो लोग हैं बस उनको काफ़ी है, वहाँ से खबरें भेजेंगे, सबको मिल जाएंगी, छाप देंगे सारे। और अपना टीवी वाले हैं हमारे साथ, एपीवी वाले हैं, रेडियो वाले हैं, तो काफ़ी है, इतना खर्चा क्यों करते हैं। तो ज़िया साहब ने कहीं जाना था, उन्होंने समरी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होके जाती है, अप्रूवल फाइनेंशियल अप्रूवल होती है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। जब वो प्राइम मिनिस्टर के पास गई तो जनेजा साहब ने लिस्ट काट दी, उसमें सिर्फ 3-4 वो जो सरकारी पनाह थे वो रहने दिए। तो जब वो समरी ज़िया साहब को पता चला तो मैं शफकात क्या उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उन्होंने बताया कि ये प्राइम मिनिस्टर ने समरी हमारी बंदे सारे काट दिए हैं। तो फिर बात थोड़ी सी बड़ी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा बाबा मैं तो अपने तौर पे समझता हूँ ये ठीक बात है कि हम गरीब मुल्क हैं, खर्चा ना करें और काम तो वही होगा, तो मैंने तो इसलिए काटा है। तो वो इस किस्म की छोटी छोटी बातों पर मीडिया के लिहाज से ना वो बातें बढ़ती गईं और फिर अलबत्ता उनको निकालने की वजूहत कुछ और थी जो सियासतदान जानते हैं और जो लोग सियासी कालम लिखते हैं उनको पता क्या वजूहत थी। तो लेकिन उसके बाद एक बात हुई कि जनेजा साहब ने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि मीडिया की आज़ादी के लिए सियासतदान ही सबसे बेस्ट होते हैं, जितने भी बुरे हों, लेकिन मीडिया पे उनका ऐसा निसार होता है और मीडिया के साथ वो कुछ नहीं करते जो डिक्टेटर्स करते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सवाल मुझे किया था, कोई भी सियासी को मुझे होती है वो जितनी मर्जी एक्शन ले ले मीडिया के खिलाफ, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाती। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। मसलन नवाज शरीफ के एक दौर में मुझे याद है कि उन्होंने मरिया लोधी एडिटर थी न्यूज़ की, उस पर मुकदमा बना दिया गद्दारी का, यंग न्यूज़ को बंद कर दिया था, उनके अखबार बना, उनका कॉलम 6 कॉलम पे 8 कॉलम से 6 कॉलम पे अखबार रह गया था, 25-30 सफ़े से 3-4 सफ़े का अखबार रह गया था। तो वो विक्टिमाइजेशन बात होती है, टैक्स के केसेस बन गए थे, उन पर काफ़ी कुछ हुआ। तो नजमी सेठी साहब फ्राइडे टाइम्स के एडिटर थे, उसको उन्होंने पकड़ लिया कि जो उन्होंने इंडिया में तकरीर की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। हालांकि वो ऐसी कोई बात बाद में पता चली कि नहीं थी, कोई सियासी वजूहत थी उसकी, लेकिन फिर भी बहरहाल सियासतदान जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है। वो मीडिया से ज़्यादा देर तक लड़ नहीं सकता, वो नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी वाले हों, इमरान खान हो, मीडिया से लड़ाई कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लीडर अगर उसने आवाम के साथ रहना है, आवाम की हमदर्दी लेनी है, मीडिया का अपना एक रोल है। हाँ, मैं वैसे ज़ाती तौर पे इंफॉर्मेशन में काम किया, मैं समझता हूँ इसमें मीडिया का इतना कसूर नहीं जितना हमारा अपना कसूर होता है। मिसाल के तौर पे कोई पॉलिसी है, आप उसको अनाउंस करने से पहले उस पर बाकायदा पहले प्रॉपर होमवर्क करें, उसको एक डमी एक्सरसाइज जो अनफॉर्चुनेटली डिक्टेटर्स ही एक्सरसाइज करते थे, हमारे सियासतदान नहीं करते। वो एक्सरसाइज ये करते थे कि अगर उन्होंने कोई इंटरव्यू देना है या कोई पॉलिसी अनाउंस करनी, अहम कोई फैसला करना है, पहले उसके मीडिया के बारे में बाकायदा वो प्लानिंग करते थे। उसमें वो मॉब क्वेश्चंस पूछते थे कि भाई इस पर यह क्वेश्चन आ सकता है, इस पर यह आ सकता है, इस पर यह आ सकता है। उसमें ये थॉरोली वो डिस्कस हो जाती थी, सारी चीज़ें थ्रेश आउट हो जाती थी। जब क्रिटिसिज्म आती थी तो पहले से हुकूमत के जो अपना नुमाइंदगान होते थे या जो उनके तर्जुमान होते उनके पास जवाब होता था। अब ये कि पॉलिसी आ जाती है, तर्जुमान को पता नहीं होता कि क्या पॉलिसी है, तो उसने क्या डिफेंड क्या करना है। तो इसमें कसूर बेसिकली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन का है। आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं करेंगे, मीडिया को सही बात नहीं बताएंगे, तो वो फिर अपने अंदाजे से तुक्के से अपनी खबरें बनाएंगे ना, अपने अंदाजे लगाएंगे, एप्रीहेंशंस उनकी अपनी होंगी, वो अपना क्या सराइयाँ करेंगे। तो इसमें कसूर फिर मीडिया का नहीं है, इसमें हुकूमत का अपना कसूर है कि वो उनके पास दे डोंट रीच आउट टू देम टू इन्फॉर्म देम, टू एजुकेट देम। उनसे मिले कि भाई ये हम पॉलिसी बना रहे हैं, इस पर ये चीज़ें हैं, आप हमें बताएं आपके ज़हन में क्या है। अगर उनसे मशवरा ना भी लें, करें अपनी मर्जी, लेकिन उनको थोड़ा सा साउंड तो कर दें, या कम अज़ कम अपने होमवर्क गवर्नमेंट लेवल पे अपना होमवर्क करके जो भी पॉलिसी बनानी उस पर पहले अपना होमवर्क करके फिर अनाउंस करें।
अनाउंस करने के बाद जब क्रिटिसिज्म आती है तो फिर आप कहते हैं जी मीडिया वो अपना हमारी मुखालफत कर रहा है। भैया आपने वो सारी बातें पहले सोची थी कि इस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे अभी अपना इन्होंने एक कमीशन बनाया इसका जो IBPs का, बाद में उस पर अब डिले कर दी, अब पता चल रहा है कि शायद वो कमीशन ना बने। ये बातें सारी पहले देखें, होमवर्क करना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए था कि इससे पहले तजर्बा हो चुका है। सेनेटर सैफ रहमान जो चेयरमैन साहब बैरो थे, ये तजर्बा कर चुके हैं। उन्होंने ये हब्को कि वो जो ब्रिटिश ओनर थे उसके खिलाफ FIR करवा दी थी कि ये अपने इन्होंने बहुत हाई रेट्स पे मायदे किए हैं, पावर परचेज के मायदे बहुत हाई रहे। तो वो हब्को का केस इनके सामने है। आखिर पे क्या हुआ था कि पूरी गवर्नमेंट हिल गई, IMF ने पाबंदियाँ लगा दी, वर्ल्ड बैंक ने पाबंदियाँ लगा दी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाबंदियाँ लगाई। आखिर पे मिन्नतें कर करके उनसे सुलह करनी पड़ी वो जो फॉरेन इन्वेस्टर थे। तो इस किस्म के जब आप एक्शन लेते हैं उसकी पूरी एक वर्किंग होनी चाहिए कि इसका क्या क्या रेपरकशंस हो सकती हैं। ये जज्बाती फैसले नहीं होते, गवर्नमेंट के मामलात होते हैं, सारी दुनिया के साथ आपकी डीलिंग होती है, आपकी सोवरेन गारंटीज होती हैं। तो इतनी आसानी से ये मामले दबते नहीं हैं। आप तो अपने तौर पर जो मर्जी, सियासत के तौर पर जो मर्जी कह लें कि जी फलां पार्टी ने, ये फलां गवर्नमेंट ने बड़ा जुल्म किया, बड़ी ज्यादती की, ठीक है की, बिल्कुल की, लेकिन आप उसका सलूशन पहले ढूंढें, फिर उस पर अपना एक्शन लें। तो सलूशन ढूंढने से पहले एक्शन लेने का फ़ायदा कोई नहीं, फिर आपको यू टर्न लेना पड़ता है, बेइज्जती होती है। तो मैं बुनियादी तौर पर समझता, मैं ये नहीं कि मैं, मीडिया में भी खराबियाँ हैं, मीडिया में भी सारे लोग अच्छे नहीं हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, हर सेक्शन में होते हैं। गवर्नमेंट में सारे लोग अच्छे नहीं होते, सोसाइटी में सारे लोग अच्छे नहीं होते, हर बंदे का अपना एक नुक्ता नज़र होता है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि मीडिया के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब 1885 में अमेरिका वाले ने एचसन या हडसन कमीशन बनाया था मीडिया के लिए, उसका बुनियादी फलसफा ये था कि मीडिया के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। मीडिया एक लीवरेज है, मीडिया एक टूल है डेवलपमेंट का, मीडिया एक फोरम है जो कौमों को बनाने में काम अदा करता है। तो मीडिया के बगैर तो कोई सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकती। अगर कोई समझता है कि मीडिया को ख़त्म कर देंगे तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी जहालत और क्या हो सकती है। बाकी रह गया कि मीडिया से खुश होना या नाराज़ होना, वो हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी डिपेंड्स के टॉलरेंस लेवल कितना है। तो लेकिन जो जनरली बात समझी जाती है कि मीडिया में जो मानी जाती है वो यही है कि इन सारी हुकूमतों में अगरचे सब पे कुछ ना कुछ मसला तो रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉलरेंस लेवल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा है कंपैरेटिवली टू, सिर्फ वाक़ियों से मुकाबला करें। इसमें मीडिया के जो अपने लोग हैं उनके अपने मसाइल हैं। अब बात यह है कि वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिटर था, उसकी फेयरवेल पार्टी थी, पुरानी बात है। तो उसमें कहा यार बात यह है कि आप तकरीरें तो बहुत करते हैं आज़ादी सहाफ़त की, मैं भी बहुत करता हूँ, आप मेरे जूनियर्स हैं, मेरे शागिर्द हैं, लेकिन हैं तो हम बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉस्टिट्यूट कि हमारा मालिक जो कहता है हमें वो लिखना पड़ता है, हालांकि हमें वो पसंद नहीं होता, हमारे व्यूज़ और होते हैं, लेकिन मालिक या एडिटर कहता है नहीं ये करना है, ये फलां चीज़ पर रिपोर्ट बनाओ, मैं कहता हूँ ये रिपोर्ट बनी बाती, वो कहता नहीं जी मालिक ने कहा है, तो रिपोर्टर बेचारा मजबूर हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर ये अपना इशू बहुत लंबा चौड़ा है। इसमें चंद एक जिसको कहते हैं बेसिक चीज़ें हैं, वो ये है कि कोई भी किसी भी मुल्क का मीडिया वो स्टेट से अबाव नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है कि स्टेट सबसे पहले है, फर्स्ट जिसको कहते हैं अव्वल तरजीह स्टेट है। गवर्नमेंट और स्टेट में फ़र्क है, स्टेट पूरे अवाम की है, सबकी है, गवर्नमेंट एक डिफरेंट चीज़ है, वो हम में से ही हैं। हमारे कुछ उसमें से कुछ लोगों ने वोट दिए होते, कुछ ने नहीं दिए होते, कुछ उनको एक्सेप्ट करते, कुछ उनको एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते, कोई कहते ये गलत कर रहे हैं, कोई कहते हैं पीछे वाले ठीक कर रहे थे। इस किस्म के मसाइल होते हैं। लेकिन ये स्टेट वाला जो प्रिंसिपल है ये अक्सर मुल्कों में जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, इवन हमारे जो नेबर हैं इंडिया, वहाँ भी ये है कि आप जाएँ स्टेट के बारे में उनके इश्यूज़ जो हैं, हमारे पास से डेलीगेशन जाते नहीं, इवन कई दफ़ा मुझे पता है वज़ीर भी गए तो उन्होंने बयान दिया या इंटरव्यू दिया या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने इंडियन मीडिया ने नहीं चलाई, क्योंकि उनको फॉरेन ऑफिस ने बताया कि जी ये चीज़ें हमारे हक में नहीं है, तो ये आप इस पर ना चलाएं। तो वो जहाँ तक स्टेट के इंटरेस्ट होते हैं वो पाकिस्तान के मीडिया भी बहुत अच्छी तरह वाच करता है। मुझे पता है वो फॉरेन ऑफिस में ब्रीफिंग में जब जाते हैं बहुत सी दफ़ा बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको इन कॉन्फिडेंस बताई जाती हैं और अपना वो बिल्कुल हर बात का अपना लिहाज रखते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन दें मीडिया का, तो उनका जहन क्लियर हो ताकि वो अपना आपसे उल्टे सीधे सवाल ना करें, उनको पता हो इस चीज़ की बैकग्राउंड क्या है।
तो जब हम कुछ चीज़ें उनसे छुपाते हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, तो ज़ाहिर उसमें फिर गैप आता है, तो फिर गवर्नमेंट नाराज़ होती है कि ये देखिए ये क्या कर रहा है। देखिए मीडिया का तो काम है कि अगर उन्होंने तनकीद नहीं करनी तो फिर किसने करनी है। अपोजिशन करे भी तो जब तक मीडिया उसका साथ नहीं, तो अपोजिशन की आवाज़ को कौन सुनाएगा आवाम को। मीडिया ने तो तनकीद करनी है, अपोजिशन का पॉइंट भी देना है। तो इसमें आके मेरा ख्याल गवर्नमेंट कुछ टची हो जाती है। हालांकि बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो वो हुकूमत का ही काम कर रहे होते हैं। जो मीडिया उनकी गलतियां बताता है, उनकी पॉलिसियों में खामियां बताता है, वो बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट का काम है उनसे मिलें, उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करें, उनको बताएं कि भाई फ़लाँ चीज़ भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन गलत है, ये इन्फॉर्मेशन सही है। अब अपने ये काम करने के बजाय उनको कहते नहीं जी ये फ़लाँ हमारे खिलाफ है, एक आप जजमेंट दे देते कि नहीं जी फ़लाँ ठीक नहीं है, जी फ़लाँ तो फ़लाँ का बंदा है। हालांकि वो बेचारे भी तो अपना वो सहाफ़ी हैं, इस मुल्क में काम कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, उन हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन उनका एक सिस्टम के तहत आप पाएँ, किसी बंदे को पर्सनलाइज ना करें, ना किसी को विक्टिमाइज़ करें। अगर किसी से शिकायत है तो पहले उससे बुला के उसको पूछें कि भाई हमें आपसे ये शिकायत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं पैमरा था, मुझे पता है, मैं लोगों से आते नोटिस देते फ़लाँ को, नोटिस देते फ़लाँ को, मैं कहता था यार नहीं मैंने देना। एक दफ़ा तो मेरे साथ बड़ा 2013 अगस्त की बात है, और रेजिडेंसी केस था कोयटा में, मुझे बुलाया 13-14 अगस्त की बात है। चीफ जस्टिस साहब तो उस वक्त जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब, तो उन्होंने अपना यकदम मुझे अपना, जब मैं पेश हुआ तो यकदम ने कही आपने ये चैनल बंद क्यों नहीं किया। मैंने जी मैं क्यों बंद करूं कि जी आप अंधे हैं, ये है वो, काफ़ी उन्होंने रिमार्क्स दिए, काफ़ी जिसको कहते हैं ज़मीन से उखाड़ने की कोशिश की, काफ़ी एम्बेरस में हुआ। जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब थे और ये चीफ साहब थे, कोयटा रजिस्ट्री में केस चल रहा था। तो मैंने कहा जी बात यह कि मेरे कानून के मुताबिक अगर कोई, अव्वल तो मुझे कोई शिकायत आई नहीं इस किस्म की, अगर कोई शिकायत आती तो मैं उसका प्रॉपर तरीका ये था कि मैं उनको नोटिस करता, शोकाज देता, वो अपना 15 दिन में जवाब देते। अगर उनका जवाब सेटिस्फैक्ट्री ना होता तो फिर मैं कोई एक्शन ले सकता था। तो कहते नहीं उन्होंने ये किया, उन्होंने किया, तो ये क्या तरीका है, आप एक्शन लें, बंद करें चैनल। मैंने कही सॉरी मैं नहीं बंद कर सकता। ये साबर शाकर वगैरह गवाह हैं, दे वर प्रेजेंट इन दी हियरिंग। तो उन्होंने कहा अपना ये शाह खाबर साहब आजकल जो वकालत कर रहे हैं, ये उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, तो शाह खाबर ने उनके मैं जी मेरे कानून में गुंजाइश नहीं है। तो कहा हाँ शाह खाबर साहब आप बताएं। शाह खाबर साहब ने कानून पढ़ के सुनाया, तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैं सर ये पुराना कानून पढ़ रहे हैं, ये पुराना कानून पढ़ रहे हैं 1999 वाला, ये जो अमेंडेड 2007 वाला कानून है उसमें ये प्रोविजन ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कोई पावर नहीं डायरेक्ट एक्शन लेने की, तो मैं तो एक्शन नहीं ले सकता। तो फिर खैर अच्छा नहीं, हम आपको आधा घंटा देते हैं, आप जाएँ वक्त के बाद टी ब्रेक के बाद आए, हमें बताएं आपने क्या एक्शन लिया है। मैं दोबारा आया तो मैं तो खैर अपना मैंने कहा जी मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरे कानून में इजाज़त नहीं है कि मैं एक्शन लूँ, अलबत्ता आपको हुक्म दें तो मैं इम्प्लीमेंट कर दूँ, क्योंकि हम हुक्म क्यों दें, आपका काम है। मैंने कहा जी मेरा काम, मैंने आपको बताया मैं कानून के मुताबिक ही जाऊँगा ना, तो आप हुक्म दे दें, ऑर्डर कर दें मुझे, मैं बंद कर देता हूँ कि हम क्या ऑर्डर करें। इन दी मीन वाइल वो सुखेरा साहब थे उस वक्त वहाँ IG, वो उनकी तरफ उन्होंने मुतवज्जो हुए कोर्ट, उन्होंने कहा आपने क्या एक्शन लिया, उन्होंने कहा जी मैंने FIR कर दी। उन्होंने कहा अच्छा FIR कर दी है, लाओ दिखाओ FIR दो इनको गवर्नमेंट के वकील को। वो आधे घंटे में वो FIR की कापी मैं सारे पास में चल पड़ी सारे न्यूज़ चैनल पे। तो अगले दिन उनको FIR वापस लेनी पड़ी। जब अगले दिन हियरिंग हुई तो कोर्ट ने कहा हमने आपको कब कहा था FIR करो, तो आपने खुद बताया कि मैंने FIR कर दी है। तो इस किस्म के मसाइल बहुत मैंने देखे हैं। थोड़े से दिमाग को ठंडा करके अगर बंदा काम करे तो गवर्नमेंट के लिए भी एम्बेरसमेंट नहीं होती, मीडिया के लिए भी एम्बेरसमेंट नहीं होती। मसला ये नहीं होता कि आपने फ़लाँ चैनल बंद कर दिए, फ़लाँ अखबार बंद कर दिए, फ़लाँ के स्टार बंद कर दिए। ठीक है, वक्ती तौर पर उसको डैमेज तो होगा, उसको तकलीफ भी होगी, लेकिन उससे वो मर नहीं जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा उसको, उससे बल्कि वो ज़्यादा विंडिक्टिव हो जाएगा। अगर वो आपकी बात, आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना भी पहले चाहता है, अकोमोडेट भी करना चाहता है, तो नहीं करेगा। वो कहेगा दफ़ा करो, इनको तो अकल ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करना चाहते, ये तो अपनी आर्गूमेंट्स देने ही नहीं चाहते, ये तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना नहीं चाहते, ये तो सिर्फ एक्शन लेना चाहते हैं कि फ़लाँ की इशार बंद कर दो, फ़लाँ को ये कर दो, फ़लाँ को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाओ, फ़लाँ को साथ ना लेके जाओ। तो इस किस्म की हरकतों से मेरा ख्याल है कोई गैप बढ़ता है। बात यह है कि गवर्नमेंट ने कभी सीरियसली इस बात पे सोचा नहीं कि मीडिया को अगर मीडिया की मदद की जाए, उनके डेवलपमेंट है, उनके इक्विपमेंट के लिए अपना उनकी असिस्टेंस की जाए, या उनके जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश की जाए, मिलजुल के बात करने की कोशिश की जाए।
गवर्नमेंट अगर ब्रिज का रोल अदा करे मीडिया वर्कर्स के दौरान और उनके मालकान के दरमियान, तो बहुत से मामला आसानी से ठीक हो सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट एक पहले काफ़ी सालों से चाह रहा था कि जो प्राइवेट एजेंसीज थी, ये न्यूज़ एजेंसीज, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, क्योंकि ज़ाहिर है न्यूज़ एजेंसीज के पास इतना नेटवर्क तो नहीं होता कि दुनिया की वो राइटर्स और AFP और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी के साथ कम्पीट कर सकें। पाकिस्तान की न्यूज़ एजेंसियाँ बेचारी छोटे छोटे मालकान की होती हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक ग्रांट देती थी। तो पिछले 3-4 साल में ये हुआ कि वो ऐसी पॉलिसी बनानी शुरू होगी कि वो ग्रांट ही ख़त्म होगी। ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो उन्होंने उसका सेंट्रलाइज कर लिया कि उसको अपना शी साहब ने ऐसे कर लिया कि वो मिनिस्टर की मर्ज़ी से जिसको जाएगी जाएगी और किसी को नहीं जाएगी। तो जब मिनिस्टर की मर्ज़ी से ग्रांट जाएगी तो इसका मतलब है कि आपने फिर अपना फेयरनेस तो ख़त्म होगी ना। जो आपके पसंदीदा हैं उनको ग्रांट जाएगी, जो पसंदीदा नहीं उनको नहीं जाएगी। तो न्यूज़ एजेंसियाँ तकरीबन बंद हो गई। फिर एक इशू चला कि जी छोटे अखबार, इनको जो अपना छोटे अखबार हैं वो सेंट्रल मीडिया लिस्ट पे आ जाते हैं, छपते नहीं हैं, डमी हैं, ये है वो है, उनके इशार बात करते हैं। ये इन प्रिंसिपल तो बात ठीक है, लेकिन बात ये कसूर उस छोटे अखबार का है जिसको आप डमी कहते हैं, या आपके अदारों का कसूर है जिसने उसको पहले ABC दी, फिर उसको सेंट्रल मीडिया लिस्ट पे लेके आए, फिर उसके उन्होंने रेट तय किए। तो जब आपने सारा काम कर लिया, फिर आप कहते हैं जो छपता नहीं। अगर छपता नहीं तो आपका प्रेस रजिस्ट्रार क्या करता है, आपका DC ऑफिस क्या करता है, आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन अफसर वो क्या करते हैं, आपके PID के अफसर क्या करते हैं, वो क्यों नहीं रिपोर्ट करते, उसकी जो अपना पीरियोडिसिटी है पब्लिकेशन की उसको क्यों नहीं चेक करते। अगर वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने चेक करें तो उसका रेगुलेशन ख़त्म हो जाएगा। पहले तो आप खुद उनको अलाउ करते हैं कि वो सारी इरेगुलरिटीज़ करते रहें। जब वो करते रहते हैं, जब एक ख़ास स्टेज में 1500-1600 अखबार हो जाते हैं, वो एक माफिया बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, फिर गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है कि ठीक है यार इनको कुछ ना कहो। अब उसी चक्कर में आके गवर्नमेंट ने नई जो एडवर्टाइजिंग पॉलिसी बनाई है उसमें यही है कि छोटे अखबारों को जी फ़ायदा देना। भाई फ़ायदा तो आपने छोटे अखबारों को देना है, लेकिन आप ये देखें कि उनकी सर्कुलेशन इतनी तो है कि अगर बड़े बड़े जो 3-4 बड़े अखबार हैं, क्या उनके मुताबिक उनकी सर्कुलेशन है, क्या उनकी रीडरशिप उतनी है। इसी तरह कुछ चैनल्स हैं, क्या उनकी रीडरशिप या व्यूअरशिप इतनी है। सिस्टम है, आपके पास मीडिया लॉजिक है, कंपनियां हैं, आपने गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करना, उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करें, सोच समझ के इस्तेमाल करें, जिसमें किसी के साथ ज़्यादती भी ना हो, लेकिन किसी के साथ गैर ज़रूरी किस्म का किसी को फ़ायदा भी ना पहुँचाएँ। तो इसमें प्रॉब्लम्स तो फिर होते हैं। तो इस किस्म की जब चीज़ें इन पर गौर नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट के जो रिसोर्स हैं भी, और PDP वाले अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया है, सुना है अखबार में, शायद मैं पढ़ रहा था किसी उनकी बोर्ड मीटिंग में पढ़ रहा था, किसी कहीं जगह मैंने पढ़ा है कि जी अब अपना 35 रुपये 15 से 35 रुपये हुआ था, अब वो कह रहे हैं 100 रुपीज़ हर बिजली के बिल में 100 रुपया TV टैक्स लगा दें। लोगों को इस पर बड़ा सख्त एतराज़ है। वो कहते हैं गवर्नमेंट टैक्स कम करने की बजाय नए टैक्स लगा रही है। चलो नए तो नहीं, ये पुराना है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा 35 रुपये से 100 रुपये आप क्यों कर रहे हैं। PDP को देखता कौन है, लोग तो ये कहते हैं। अब मैं तो कहूँगा PDP सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए कि वो ट्रस्टेड चैनल है, उसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, गाँव में भी देखा जाता है, बिजली नहीं भी तो बैटरी पे आप देख लें, एंटीना लगाए 25 रुपये का आप देख लें। लेकिन लोग कहते हैं कि जी नहीं, उसकी जो प्रोग्रामिंग है, वो एडिटोरियल जो पॉलिसी है वो तो प्रो गवर्नमेंट है, उसमें इंडिपेंडेंस नहीं है। तो उसका जवाब गवर्नमेंट वाले ये देते हैं कि हमने बोर्ड इंडिपेंडेंट बनाया, जो इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया वो सारा और टेलीकॉम माफिया है, वो उनके अपने अपने मफादात हैं, वो अपने बिजनेस के लिए आए हैं। गवर्नमेंट के अदारों में हमेशा गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक सैलरी और पैकेज दिया जाता है। मैक्सिमम पैकेज अगर किसी को देना हो गवर्नमेंट तो वो MP1 होता है। लेकिन PDP में 12-14 कम अज़ कम बंदे ऐसे हैं जिनको इतना बड़ा बड़ा पैकेज दिया जाता है जो किसी गवर्नमेंट के कानून में आता ही नहीं है। जब गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को पूछिए ये क्या है, तो वो उनका कोई ना कोई नेटवर्क होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आ जाता है कि ये आप कौन होते हैं PDP को पूछने वाले। PDP आज़ाद है, खुद मुख्तार अदारा है, चेयरमैन हमने लगाया है, MD हमने लगाया, आप कौन होते हैं पूछने वाले। तो बेचारा सेक्रेटरी मिनिस्टर जैसे ये मैडम फिरदौस आशिका वान, उसके जाने की वजूहत में से एक वजह ये भी है कि वो अपना PDP वालों को पूछती थी कि भाई आपने ये प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया, ये प्रोग्राम क्यों चलाया, या फलां जगह आपने ये न्यूज़ क्यों मिस की है, वगैरह वगैरह प्रोफेशनल बातें होती हैं जो की जाती है, जो मिनिस्टर के लेवल पर पूछी जाती हैं। तो जाहिर है वो इसकी बातें उसकी पसंद नहीं आ रही थी, तो आपने सवाल किया था उसको क्यों निकाला गया। वो उसके सवाल पे आखिर में आएंगे। मैं मेरा ख्याल अभी पहले दूसरी बात कर लूँ कि मीडिया को अगर आपने डेवलप करना है, उसकी तरक्की करनी है, कौम की तरक्की करनी है,
तो आपको सोच समझ के मीडिया से मिल के उनके साथ बैठ के आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले उनके वेज बोर्ड का मसला हल करें। वेज बोर्ड अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है तो उसके बड़े तरीके हैं। आप उनको ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट ना कराएं। आप उसको ग्रांट इन एड जो आप एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को दे देते हैं, ग्रांट इन एड 300 मिलियन की दे देते हैं, उसको ग्रांट इन एड के तौर पे अखबारों को आप दें कि आप मेरे वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद ये होगा कि अखबार वाले खुद रियलाइज़ करेंगे कि यार अगर हमने किसी बंदे से काम लेना तो हमने उसको प्रॉपर वेज देना है। अगर वेज बोर्ड को ख़त्म करना है तब भी अपना उनके अखबार वालों की मर्ज़ी से उनकी यूनियन के जो वर्कर्स हैं उनके पूछ के बैठ के मशवरा करके उसका कोई लाहे अमल निकालें, बजाय इसके कि अपना रोज़ वो जुलूस निकाल रहे थे वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करो, वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट करो। गवर्नमेंट इश्तिहारों के साथ मुंसलिक करे, गवर्नमेंट कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, या अगर कहती भी करेंगे तो अपना मालकान नाराज़ हो जाते हैं कि जी आप ज़्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, कानून में डिस्क्रिमिनेट आप कर रहे हैं हमारे खिलाफ। बाकी किसी इंडस्ट्री में आपने वेज बोर्ड नहीं लगाया, अखबारी सनत पे आपने वेज बोर्ड क्यों लगा दिया। ये बहुत सी बातें हैं जो हल की जा सकती बैठ के अफवाम तफहीम से। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो होता है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का होता है कि वहाँ ऐसे अफसरान और ऐसे वज़ीर हों जिनको कहते हैं मंझे हुए, समझदार, बुर्दबार, और जिसको कहते हैं कि नाप तोल के बोलने वाले, ठंडे दिमाग के लोग, जो जिनकी खूबी सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि वो हर एक की बात पूरी सुने। बात सुनेंगे तो मसले समझ आएंगे। अगर आप किसी की बात सुने बगैर ही आप उस पर जजमेंट कर देंगे तो मसला हल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है काफ़ी अच्छे अच्छे वज़ीर पहले रहे भी हैं, उनके दौर में काफ़ी कानून, ये अभी उन्होंने अपना एक कानून बनाया था कि जैसे मैंने आपको बताया वो पैमरा वाला वाक़या कि चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा था कि जी बंद कर दे फलां चैनल को, मैंने कहा मैं नहीं बंद कर सकता। वो कानून जो पहले था 2002 का ऑर्डिनेंस था, उसमें कानून में मौजूद थे वो जो वकील साहब ने पढ़ के सुनाया था। लेकिन बाद में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने उसमें अमेंडमेंट की, क्योंकि वो बेसिकली डेमोक्रेट जो होता है वो उसका जहन तो वही होता है ना कि वो कहता है यार बातचीत कर लें। तो उसमें उन्होंने ये गुंजाइश रखी कि पहले उसको नोटिस दें, उसकी बात सुने, फिर अगर समझते कि नहीं वो ठीक नहीं है तो फिर उस पर एक्शन ले लें। तो इसी तरह अभी उन्होंने सुना है कि वो सारी पावर दोबारा पैमरा की अथॉरिटी ने अपने तौर पे फैसला कर लिया है कि ये चेयरमैन पैमरा जिसको चाहे उसको उस चैनल को बंद कर दे। तो वो है कि जब भी आप किसी बंदे को लामहदूद अख्तियार देते हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम होते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉब्लम होते हैं। उसमें बुनियादी तो आखिर पे फाल और उसका गवर्नमेंट पे जाता है, क्योंकि उसके अपना अथॉरिटी के मेंबरान में मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के अपने मेंबरान की होती है। तो जो भी फैसला अथॉरिटी करेगी उसका फॉल आउट तो गवर्नमेंट पे जाएगा। गवर्नमेंट माने या ना माने, वो कहेंगे कहते रहे ये पैमरा इंडिपेंडेंट है, पैमरा ने अपनी मर्जी की, लेकिन अपनी मर्जी वाली बात बनती नहीं, क्योंकि पैमरा में जो मेंबर्स है जो फैसला कर रहे हैं अथॉरिटी में वो तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है। तो चेयरमैन पे सारा बोझ डालना ये भी जाती है। तो अगर आपको किसी चैनल के साथ कोई मसला है तो वो उसके तरीके हैं, कानूनी तरीके मौजूद हैं, अदालतें फ्री हैं, अदालतों में जाते हैं लोग, फैसले होते हैं। तो तीसरा जो इशू जो मैं समझता हूँ वो है बुनियादी तौर पे इकनॉमिक इशू, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जब किसी इंडस्ट्री के होंगे तो उसके आपको एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी। लॉज की इम्प्लीमेंटेशन आप उस स्ट्रिक्ट अंदाज में नहीं कर सकते जब तक आप उनके मसले ना सुने। अब छोटे अखबारों की बात कर लें कि छोटे अखबार के जी अपना वो डमी है, इसलिए डमी है कि उनको इशारे को नहीं मिलता। पिछले कई सालों से तो वो अपना छोटे अखबार बेचारे रो रहे हैं। वो कहते जी वो तो सारा के सारा जो फ्लो है मीडिया का, एडवर्टीजमेंट फ्लो है, वो चला गया इलेक्ट्रॉनिक पे। तो अब अखबारों को तो कोई इश्तेहार देता नहीं, अब तो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से पूछे, वो कहते हैं यहाँ एक और नई दुनिया बसी हुई है। वो 2 कंपनियाँ हैं बाहर की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एक गालबन कोई ब्रिटिश है, एक दूसरी को अमेरिकन है। वो कहते हैं 70% जो फ्लो है इंटरनेशनल जिसको मल्टी नेशनल्स की एडवर्टाइजिंग है, वो सारी की सारी तो वो 2 कंपनियाँ ले जाती हैं। वो जो 2 कंपनियाँ लेके जाती हैं जिनको वो देती हैं, उनका अपना एक एजेंडा होता है। वो सारे चैनल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ये नहीं देखती कि पाकिस्तान में मसला होगा, उनको तो अपना एक उनका पर्पज़ होता है कि किस किस को देना है। तो वो तो एक नया काम है। उसमें आगे अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपना तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सारे रो रहे हैं। अब इन्होंने एक और नया काम कर दिया कि जब सोशल मीडिया को भी इश्तिहार देंगे। बड़ी अच्छी बात है, इन प्रिंसिपल पॉलिसी के लिहाज से ठीक बात है, होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि पहले जो अपना आपके पास स्पेक्ट्रम है, जो प्लेट में आपके पास जो अपना चीज़ें आपने रखी हुई हैं, वो उसको तो आप सही बांट नहीं रहे। आपने उसमें बांटने वालों की लिस्ट में एक ग्रुप और मज़ीद शामिल कर लिया, जिसका मतलब आपने मसले अपने और बढ़ा लिए।
उसके पहले अनाउंस करने से पहले उसकी बाकायदा पॉलिसी बनती, इनसे स्टेक होल्डर से बैठ के मशवरा किया जाता, प्रिंट मीडिया को पूछा जाता, उनके तंजीमों को पूछा जाता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पीबीए वालों को पूछा जाता कि ये हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया को भी सेक्टर में लेके आएँ, इनको भी गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट से हिस्सा दें। तो आपको बताते, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को बुलाते। तो बात यह कि अफ़ाम व तफ़हीम जमहूरियत की रूह है, जब तक आप बात नहीं करेंगे जमहूरियत चल नहीं सकती। जमहूरियत नहीं चलेगी तो फिर क्या होगा, तो फिर वही 50 साल पीछे चले जाएंगे, दोबारा वहीं से ज़ीरो से शुरू कर लेंगे। तो ये कौमों की ज़िंदगी में ये मामला जो हैं बड़े अहम होते हैं, इसमें ज़ाती अना का मसला नहीं होता, बल्कि कौमी मफाद की बात होती है। आप समझते हैं कि मैं सही बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं आप सही बात नहीं कर रहे। तो असल बात तो ये है कि बैठ के पता चलेगा ना, आपस में बैठेंगे, एक दूसरे बात करेंगे, मशवरा करेंगे, तो पता चलेगा कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो जिसको कहते हैं आर्बिट्रेरी किस्म के डिसीजंस करने, फैसले करने, पॉलिसीज़ बनानी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कोई नहीं होती। जब तक पॉलिसी की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, इम्प्लीमेंट आप उसको कैसे करेंगे। जिन स्टेक होल्डर्स के लिए आपने पॉलिसी बनाई उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो आपको उस पॉलिसी बनाने का फ़ायदा क्या है, उसका क्या आपको डिविडेंड क्या मिलेगा, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा उसका। फिर यही होगा कि अब कभी फलां को ट्रांसफ़र कर दे, फलां को हटा दे, फलां को लगा दे। ऐसे तो जमहूरियतों में ऐसे नहीं चलता। हाँ, जैसे आप कहते हैं, सारे सियासतदान कहते हैं कि फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है मीडिया, तो उसको वो स्टेटस भी देना, उसको उसके मुताबिक वो रिस्पेक्ट भी देना, उनके वर्कर्स को, उनके एंकर्स को, उनको वो हक तो देना कि वो जो समझते हैं वो सच है, वो सच कह सकें। उनको पूछे ना कि आपने सच क्यों कहा है, उनसे नाराज़गी का इजहार ना किया जाए, बल्कि उनको कहा जाए कि ठीक है भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, हम मेरा ख्याल है कि हमारी कमज़ोरी है कि हम आपको सेटिस्फाई नहीं कर सके, या आपकी अपना तशनगी को पूरा नहीं कर सके, आपके सवाल का पूरा जवाब नहीं दे सके, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सके। बजाय इसके उसको कही आपने ये बात क्यों की, भाई उसने तो बात की, उसका तो काम है, वो तो मीडिया है, उसने तो एजुकेट करना लोगों को, उसने तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, उसने लोगों को खबर देनी है। तो अगर वो खबर नहीं देगा तो क्या करेगा, खाएगा कहाँ से, उसका मालिक उसको रखेगा, वो क्या छोड़ो जी आप तो कोई काम नहीं करते, आपने तो कोई एक्सक्लूसिव नहीं लेके आए, आपका तो कोई स्कूप नहीं आया, आपकी तो बाई लाइन नहीं छपी, तो क्या करते हो सारा दिन। तो ये बड़े मसाइल हैं, सारी चीज़ों को बैठ के सोच के समझ के आप उसे मशवरा करके हल करना चाहिए। बाकी रह गया अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो स्टेट मीडिया का रोल है, वो एक मैं एक दिन सुन रहा था, मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में रहा हूँ, और अक्सर जो जर्नलिस्ट हैं उनका ख्याल है कि ये अगर आपने मीडिया की तरक्की करनी है तो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को डिसबैंड कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसके मुखालिफ भी हैं, कुछ बातें, कुछ इसके प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ बात ठीक भी है, कुछ गलत भी है। इस हद तक तो ठीक है, जिसको कहते हैं आइडियलिज्म तो यही है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि ये तो फिर आवे का हवाई बिगड़ा हुआ, यहाँ तो फिर और कोई सिस्टम ही नहीं है। आप मसले आप वजारत इत्तलात को ख़त्म कर देते हैं, आपको तो डिक्लेरेशन पहले भी गवर्नमेंट ने देना है, गवर्नमेंट किसने देना है, डिप्टी कमिश्नर ने आपको डिक्लेरेशन देना है। पीबीए एक एसोसिएशन है, आप SEC से लाइसेंस लेते हैं, पैमर आपको लाइसेंस देता है, फिर आप पीबीए के मेंबर बनते हैं तो आपको इश्तार मिलता है, अदरवाइज आपको इश्तार ही नहीं मिलते। तो ये सारे सिस्टम में से अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को निकाल देंगे तो उसमें एक गैप ऐसा आएगा कि फिर ये अखबार वाले खुद करेंगे, जैसे फॉरेन हाउस ने एक दफ़ा किया था 1974 में, भुट्टो साहब को उन्होंने कहा कि अपना फॉरेन मिशन में पाकिस्तान की पब्लिसिटी ठीक नहीं होती, अब ये अपना प्रेस अफसरों को हटाएं और फॉरेन हाउस के अफसरों को ये दें काम। उन्होंने कहा ठीक है जी, उन्होंने एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग उठा के फॉरेन हाउस को दे दिया। 75 में एक साल भी नहीं पूरा हुआ तो फिर वापस आया। क्यों? फॉरेन हाउस के जो लोग हैं वो अपने डिप्लोमेटिक मिशन पे जाते हैं, उनकी एक सेटल्ड पोस्टिंग होती है, प्लान होता है, उन्होंने पता आज मैंने A कैटेगरी मुल्क में गया हूँ, कल B में जाऊँगा, कल C में जाऊँगा, तो अपने कैरियर के मुताबिक वो जाते रहते हैं। उनकी क्या दिलचस्पी होती है मीडिया का काम करने में। मीडिया के काम सरकारी अफसर, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बात, यकीन करें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अफसरान और हम सारे बड़ी मखमसे में होते थे बाज़ औक़ात कि मीडिया वाले कहते हैं कि ये आप अफसर हैं, और ये अफसर कहते हैं, वो कहते हैं जी आप मीडिया वाले हैं, तो हम ना इधर के ना उधर के। तो एक बड़ी दफ़ा इसी तरह वो जो मीडिया का काम है, जो सरकारी अफसर इंफॉर्मेशन वाले करते हैं, वो कितना आसान काम नहीं है, उसमें काफ़ी ख्वारी वाली काम भी होते हैं। तो फॉरेन हाउस के लोग कहाँ कर सकते इतनी ख्वारी, उनको क्या ज़रूरत है। तो फाइनली फिर भुट्टो साहब ने दोबारा 1975 में दोबारा वापस इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को वापस कर दिया कि नहीं यार प्रेस अफसर आप ही लगाएं। अब दोबारा फिर ये काम चल रहा है, अब दोबारा प्रपोजल चल रही है